नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूएचओ की तरफ से आज हमारा न्यूज़लेटर यूएचओ न्यूज़लेटर का दिन है, शुक्रवार 18 जुलाई 2025। तो आज के मुद्दे कुछ ऐसे हैं, जीन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। नया नया टेक्नोलॉजी है, नोबेल प्राइज भी मिला है और नया खिलौना बन गया है साइंटिस्ट के हाथ में। और एक उसके बारे में बात करेंगे। कई तरीके से हर जगह हम जीन से सराउंडेड है, चाहे वो टीका हो, एमआरएनए टीका, फिर हमारा जो कोविशील्ड लगा था। हालांकि जो वो बोलते हैं कि नहीं, वो जीन थेरेपी नहीं है, पर वो जेनेटिक मटेरियल को इस्तेमाल करता है, बॉडी का सेल को बोलता है। क्योंकि जीन क्या होता है? जीन एक होता है जो मैसेज भेजता है आपके सेल्स को। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। और वो हर इसमें कुछ कुछ कैरेक्टर रहते हैं, हर जीन कुछ कैरेक्टर या कुछ आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन करता है। तो अभी जो जीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कई जगह हो रहे हैं कि जो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम्स को मैसेज भेजते हैं, चाहे वो हमारे बॉडी स्पाइक बनाए या फिर कोई फूड में, ग्रेन्स में। तो वो उसके ऊपर थोड़ा हम चिंता प्रकट करेंगे। मतलब शोध होना चाहिए नया टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी, बिगर उसके एडवर्स इफेक्ट्स न जाने इस्तेमाल करना शायद जनहित में ना हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा एक स्टडी है, निम्हांस का स्टडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बेंगलोर में। उन्होंने कुछ स्टडीज किए हैं, शोध किए हैं। उसमें पता चला कि कोविड से भी लॉन्ग टर्म कुछ न्यूरोलॉजिकल डैमेज होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, बीमारी जैसे आपका पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी या गिलेन बारे सिंड्रोम या स्ट्रोक्स। तो उन्होंने पाए हैं, कोविड से भी पाए हैं और कोविड वैक्सीन से भी पाया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कबूल करना कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट से। और ये कई गुना ज़्यादा, उनके जो स्टडीज जो किए हैं, कोविड से ज़्यादा, कोविड के जो टीके हैं उससे उन्होंने पाए हैं। इनिशियल स्टडीज है, उन्होंने लॉन्ग टर्म स्टडीज रिकमेंड। तो ये दो मुद्दे हैं। जीन में कई तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा, पहला मुद्दा थोड़ा तीन भाग में है। तो मैंने जैसे कहा कि आजकल जीन बेस्ड, ये हमको एक बहुत पहले पिक्चर रिलीज हुआ था अमिताभ बच्चन का, नमक हलाल में। वो इंटरव्यू में उससे पूछते हैं आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो, तो वो बोलता है आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन ब्रीथ इंग्लिश। तो अभी जीन के साथ वो हो रहा है। जो नया नया कोई अंग्रेजी सीखता है वो जैसे तैसे अंग्रेजी इस्तेमाल करता है, चाहे वो सही हो गलत। तो हमको फिक्र है। तो ये तो हम एक ऐसे ही इसमें बोले तो अभी हर चीज़ हम चारों तरफ जीन बेस्ड टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। अभी आपने देखा कि ये एमआरएन जो टीका लगा, वो जीन बेस्ड था। हालांकि जो सपोर्ट करते हैं साइंटिस्ट की, वो ये देते हैं कि ये जीन थेरेपी नहीं है, पर कई साइंटिस्ट बोलते हैं जो भी है, ये एक नया टेक्नोलॉजी है। ये बॉडी के सेल को कोई मैसेज भेज रहा है, और जहाँ कोई मैसेज भेज रहा है वो जीन जैसे काम कर रहा है, जीन समझ लो। और हमारा कोविशील्ड भी ऐसे ही, उसका भी वैसे ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। क्योंकि पहले हम जो वैक्सीन बनाते थे, वो हम क्या होता था कि वैक्सीन का जो जो वायरस होता था या पैथोजन होता था, उसको थोड़ा हल्का करके इंजेक्ट करते थे और बॉडी एंटीबॉडीज बनाता था। अब ये जीन बेस्ड वैक्सीन क्या है, या जीन टेक्नोलॉजी या जीन एडिटिंग जो भी है, ये आपको वो भी नहीं दे रहा, वायरस भी नहीं दे रहा, पैथोजन दे रहा, वो एक मैसेज दे रहा है, बॉडी अपना वो स्पाइक बना रहा है। आप समझ रहे हैं? तो वो एक बहुत ही बड़ा एक अननोन टेक्नोलॉजी है, उसको अच्छे से परखना चाहिए। तो अभी पहला मुद्दा हमारा है कि जीन बेस्ड इंजेक्शंस तो चल रहे हैं हमारे, और अभी जेनेटिक मॉडिफाइड फूड भी आ रहे हैं, जीएमओ फूड, एग्रीकल्चर में, राइस में। और तीसरा है जैसे ब्रीथ इंग्लिश, ब्रीथ जीन। अभी हमारे जो नए वैक्सीन्स के वैसे अभी ये चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, जिससे कि आपको इनहेल कर लोगे आप, जीन बेस्ड वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन। मतलब आप को इंजेक्शन लगाना भी नहीं है, कुछ ये नहीं, सीधा आपको ऐसा कहीं
अगर ऐसा हो जाए कि एयरपोर्ट में जा रहे सबको वैक्सीनेट करना, तो वो गन से आपको टेम्परेचर देखता है, एक गन आपके नाक पे घास मारेगा, आपका वैक्सीन चला जाएगा, ऐसा मतलब रिसर्च हो रहा है माइस में। मैं यही कह रहा हूँ कि हम खा भी रहे हैं जीन जीन मॉडिफाइड फूड, हम ठोका भी जा रहा है, और हम सांस भी लेंगे तो जीन लेंगे, तो चारों तरफ हम, तो जेनेटिक रिसर्च इज ट्रेंडिंग। तो आजकल का जो हॉट टॉपिक है वो जेनेटिक रिसर्च है, एंड हम चारों तरफ से जीन मैनिपुलेटेड प्रोडक्ट्स, जीन से ये कर किया हुआ वैक्सीन में हमारे जीन प्रोडक्ट्स है, हमारे खाने में है, और शायद हम बाद में सांस लेंगे तो हम mRNA मेडिकेशंस और वैक्सीन हम सांस में भी ले लेंगे अंदर। और सबसे अभी सरप्राइजिंग क्या है कि अभी यूएसए में हम जब आए थे, जो नए हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर और जय भट्टाचार्य एफडीए के, और फिर उन्होंने अभी जो सीडीसी के जो वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी में उन्होंने काफ़ी चेंज लाए थे, नए मेंबर्स को लाए। तो हमको उम्मीद था कि शायद ये, और उनके कई ऐसे स्टेटमेंट्स जो दिए रहे थे इन लोग, उनका ऐसे लग रहा था कि एमआरएनए वैक्सीन पे शायद थोड़ा सा पॉज लग जाएगा। पर ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि एफडीए ने अमेरिका में mRNA 1273 स्पाइक वैक्स, जो कि mRNA वैक्सीन है, बच्चों में ऑथराइज कर दिया, 6 महीने से 11 साल के बच्चे तक, और पर्टिकुलरली बच्चे को कोविड वैक्सीन, जो कि बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो हमको ये इतना, हम इसमें ये ले सकते हैं खुशी कि हमारे देश में इतना पागलपन नहीं है जितना अमेरिका में है। या तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लॉबिंग है, हो सकता है। वैक्सीन वॉज प्रीवियसली मेड अंडर एफडी इमरजेंसी ऑथराइजेशन था, ये वैक्सीन आपको मालूम है अमेरिका में इमरजेंसी था, अभी उसको ऑथराइजेशन मिल गया है, फुल ऑथराइजेशन, इमरजेंसी नहीं। 6 महीने से लेके 11 साल तक बच्चे को, मॉडर्ना का वैक्सीन है ये, 25-26 सीजन के लिए ये अप्रूवल मिल गया है, इंडिकेटेड फॉर पॉपुलेशंस फॉर द 2025-26 रेस्पिरेटरी सीजन। द मूव्स, जैसे हमने कहा, ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल रहता है, लग रहा है। और ये देखते हुए कि अभी हाल ही में पिछले महीने पीटर मैकलो, जो टॉप कार्डियोलॉजिस्ट है वर्ल्ड के, उन्होंने टेस्टिमनी दिया है यूएस सीनेट में कि 73.9, 73.9, 74% तकरीबन सडन डेथ बच्चों में और यंग पीपल में मायोकार्डाइटिस से हो रहा है, जो कि ये जीन बेस्ड वैक्सीन से, एमआरएनए वैक्सीन से, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट, तो वो देखते हुए भी अगर इनको ऑथराइजेशन मिलता है, मतलब काफ़ी स्ट्रांग फोर्सेस है। तो ये हमको इसको लेके एक रखना है कि ये इतना ओवरनाइट चेंजेस नहीं आएंगे, धीरे 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 धक्का लगाते रहना है हमको। जन जागरण होगा, कुछ एक्टिविज्म होगा, या लीगल नोटिसेस होंगे, तभी जाके शायद धीरे धीरे चेंज आएंगे। इमीडिएटली हमको उम्मीद कम है, पर हमारे देश में कम से कम बच्चे को, और तो यही हमारा कहना है कि ये रिसर्च आना चाहिए। तो दूसरा हमारे लिए भी कुछ फिक्र की बात है, एमआरएनए वैक्सीन तो जैसे हमारे एमआरएनए वैक्सीन जो फाइजर को हमारे महामारी के दौरान, जिसको सो कॉल्ड महामारी, कोविड के युग में हम कह लें उसको, उसको फाइजर को एमआरएनए का ये नहीं दिया था, रोक दिया था। पर दूसरा जो कोविशील्ड भी इस्तेमाल हुआ हमारे देश में, क्योंकि उसमें ऐसा सीरम इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा ये था, कोविशील्ड, वो भी जीन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। कोविशील्ड हमारे देश में भी इस्तेमाल हुआ है, और अभी भी उसको डिफेंड किया जा रहा है कि उसके कोई कार्डियक इफेक्ट्स नहीं है, जबकि पूरे वर्ल्ड में ये माना जा रहा है कि क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होता है। और कोविशील्ड के मैन्युफैक्चरर जो एस्ट्राजेनेका है, उन्होंने खुद इसको विड्रॉ किया है। और हम आगे आएंगे, ये जो निम्हांस में स्टडी में उन्होंने थोड़े बहुत कबूल किया है कि हाँ एसोसिएशन लग रहा है, पर जो आईसीएमआर ने तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया था। तो कोविशील्ड जीन बेस्ड टेक्नोलॉजी है।
तो अभी हमको अगला फिकर क्या है कि निपा वायरस के ऊपर काफी अभी ये चल रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है कि अगला महामारी निपा वायरस से आएगा, अगला महामारी निपा वायरस से आएगा। और निपा वायरस का mRNA वैक्सीन तकरीबन तैयार ही है। अभी खींच खांच के केरला में हमेशा आता है, हर साल दो तीन तीन चार पांच केस होते हैं। और 30 साल 40 साल जो निपा वायरस का इतिहास है, कई तीन चार एशियन कंट्री में मिला मुलू के 400 500 डेथ 30 साल में हुआ है। यहाँ रोज 1000 डेथ हो जाते हैं एक एक बीमारी का। टीबी का 1000 के ऊपर हो जाते हैं। तो है निपा वायरस अभी कुछ जो फॉरेस्ट में है, जहाँ पे चमगीदड़ है, फ्रूट बैट्स जो फल को खाते हैं, उसके जो कांटेक्ट में आते हैं, वो वाले फ्रूट जो खाते हैं, या कई लोग शायद उसको भी हंट करते वो, या उनके जो सैप है, उनका जो प्लांट के ट्रीज है, उसमें से तो उनको अगर जो फॉरेस्ट में जाते हैं, जो उस एरिया में रहते हैं, उनको अगर एडुकेट कर दिया, आम आम जनता को रिस्क नहीं होता है, इतना नहीं है कि। और कहते हैं बहुत मोर्टालिटी बहुत हाई है, बहुत कंटे हर साल दो तीन केस होते हैं। पिछले साल भी हुआ था केरला में, कई जगह कई स्कूल बंद कर दिया थोड़े दिन के, कुछ नहीं हुआ, कुछ ट्रांसमिशन नहीं हुआ, बहुत कांटेक्ट ट्रेसिंग किया, कुछ नहीं हुआ, एक दो तीन चार डेथ हुए थे। अब उन डेथ को आप कोइंसिडेंट नहीं बोलते। अगर वायरस आरटीपीसीआर से निपा वायरस या कोई वायरस मिल गया, आप उसको निपा वायरस, वैक्सीन से कुछ होता है तो उसको कोइंसिडेंट कहते हो। ये चित भी मेरी पट भी मेरी है। जैसे है कि हमको ये फिक्र है कि निपा वायरस के कुछ अगर ऐसे केसेस और होंगे तो निपा वायरस मास वैक्सीनेशन ना चालू हो जाए। वो mRNA वैक्सीन तैयार है, एक बार तैयार कर लेता कंपनी तो उसको उसके मुनाफा उसको पूरा रिकवर करना पड़ता पैसा। तो पायोनियरिंग एक इंटरनेशनल जो ये है, जो बॉडी है, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, CEPI, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशन। ये डोनेशन लेते हैं पब्लिक, प्राइवेट, फिलेंथ्रोपिक एंड सिविल सोसाइटी, ये सब वही फिलेंथ्रोपी के चक्कर में फाइनेंस इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स, डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज। अभी हंटर मार मार के उसको इमर्ज करा देते हो आप। बहुत सारे हैं वायरस है ये वो, जूनोसिस एनिमल्स में, इसमें। तो अभी एक दो स्पोरेडिक केसेस होते रहेंगे ह्यूमंस में। तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए पायनियरिंग वैक्सीन तैयार है, mRNA वैक्सीन कैंडिडेट अगेंस्ट द डेडली निपा वायरस। ब्रैकेट में देखते हैं डेडली, डेडली है जिसको होता है पर बहुत कम लोगों को होता है। और जितना डेडली होता है उसका महामारी करने का शक्ति नहीं रहता है, फैलता नहीं है ज़्यादा। जो जिसको वो बीमार होकर एक जगह रुक जाएगा, एडमिट हो जाएगा, या अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाएगा, तो वो मिलेगा ही नहीं लोगों से। तो जो वायरस इतने ज़्यादा होते हैं, पर वो डराया क्या जाता है, आपका डेडली पार्ट दिखाया जाता है, पर यह नहीं देखा जाता कि ये फैल नहीं सकता ज़्यादा। हल्के वायरस ही फैल सकते हैं, पर डरा के अच्छा वो कौन बना रहा है, mRNA बेस्ड वैक्सीन, निपा के अगेंस्ट वैक्सीन बना रहे हैं। अभी वैक्सीन उस चीज से बना, इसको हम जैसे कहा कि कोई स्पेसिफिक फोकस्ड लोगों को ये रहता है, और उनको आप अच्छे से एडिक्वेट करो तो उनको भी नहीं हो निपा। प्रोटेक्शन आप करो। अभी सांप के मुंह में जाओगे तो काटेगा, हाथ डालोगे तो, ट्रेन के सामने आओगे तो गिरोगे। तो ट्रेन से अपन ट्रेन के सामने नहीं आते हैं। तो आप फ्रूट बैट को अवॉइड करो, अवेयरनेस करो, तो केसेस नहीं होंगे। कई जहरीले चीजें घूमते रहते हैं। अब कोई गलती से चला जाता, उसको आप वायरस पता किया, उससे अगर ये बनाओ तो अभी कितना मिलियन लगा दिया। ये देखिए ये वैक्सीन कहाँ बन रहा है, डेवलप्ड बाय पूना बेस्ड जिनोवा फार्मा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है। पूना में जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स, पार्ट ऑफ द एक्सपेंडेड फंडिंग फ्रॉम CEPE, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, वर्थ अप टू $13.38 मिलियन, करीब $13 मिलियन के ऊपर इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और इसको एक्सेलरेट करना है, जल्दी बनाना है निपा वैक्सीन। अब बताओ ये कौन सा आग लग रहा है यहाँ पे। Genova will also team up with US-based Houston Methodist Research Institute, also a CIP member, Coalition of Epidemic, to use their cutting-edge AI technology। अभी देखो दूसरा आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक हमारा जीन आ गया, एक AI आ गया। दोनों पता नहीं किस दिशा में जाएंगे, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन करेंगे क्या होगा पता नहीं।
optimize the properties of protein derived from virus that could stimulate the immune system and serve as optimal vaccine target for Geneva to investigate in the lab in the clinic. तभी जोरों शोरों से निपा वायरस का प्रोपेगेंडा चल रहा है, प्रचार चल रहा है, और धीरे धीरे वैक्सीन बन रहा है। और एक जगह उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और पैंडेमिक ट्रीटी का भी तैयारी हो रहा, कल आखिरी दिन है, पता नहीं कितने देश ना करेंगे। कुछ तो बात हो ही नहीं रहा। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। यूएचओ ने भी लिखा है प्रधानमंत्री को, और भी कई लोगों ने लिखा है कि भाई जरा रोक के, क्योंकि ये सब इकट्ठे 3-4 चीजें करके वो पेनल्टी कॉर्नर मार देंगे। निपा का प्रचार चल रहा है, निपा का वैक्सीन बन रहा है, पैंडेमिक ट्रीटी चल रहा है। उनको खाली डिक्लेयर करना है पैंडेमिक, आपकी हमारी बात नहीं सुनेंगे कि केसेस बताओ। वो बोल दिया बस, एक बार वो डब्ल्यूएचओ ने बता दिया पैंडेमिक है तो पैंडेमिक है। इवन ये भी है कि पैंडेमिक होने का संभावना में भी वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये अगर एमआरएनए वैक्सीन तैयार है निपा का, ठोक देंगे सबको पूरे उस एरिया में, बोलेंगे हमने बचा लिया। ऐसे अभी भी केसेस नहीं हो रहे, बाद में भी नहीं होंगे, और बाद में होंगे भी बोलेंगे कोइंसिडेंटल है, वो वैक्सीन से अगर कुछ दुष्प्रभाव है तो ये पूरा गेम प्लान रहता है इनका। तो ये एक जीन का टीका बन रहा है। और फिर अभी हम आ रहे हैं, हम जीन खाएंगे, तो जीन एडिटेड राइस, अभी राइस कल्टीवेशन कुछ हो रहे हैं। तो अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इट्स साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड 2 जीनोम एडिटेड क्लाइमेट रेजिलिएंट इम्प्रूव्ड राइस वैरायटीज। 2 राइस वैरायटीज है उसमें, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड है वो, DRR Dhan 100 Kamala and Pusa DST Rice 1 after receiving appropriate biosafety clearance under India's simplified regulations for genome edited crops। अब वो रेगुलेशन को भी सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने, जीनोम एडिटेड क्रॉप। साइंटिस्ट बोला सेफ्टी एफ्टी है सब। अब हमको तो इतना ज्ञान नहीं है, पर हमको ये है कि रिसर्च होना चाहिए। जो दूसरे कुछ साइंटिस्ट लोग अगर उसमें ये अपना बता रहे हैं चिंता, तो उनको सीरियसली सुनना चाहिए। अब ये अनाउंसमेंट से काफ़ी हल्ला गुल्ला चालू हो गया है, और कई लोग, जो कोalition एक है जीएम फ्री इंडिया, जेनेटिक मॉडिफाइड फ्री इंडिया, एक कोalition है ग्रुप, उन्होंने एक वेबिनार किया है, और उसके जो फॉलोआउट होगा जीन एडिटिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, उसके बारे में चर्चा किया है। और कई साइंटिस्ट ने अपना चिंता जताया है, सेफ्टी एंड रेगुलेशन ऑफ जीनोम एडिटिंग इन एग्रीकल्चर। और ये कई स्टडीज उन्होंने कोट किया है, पीयर रिव्यू स्टडीज, साइंटिफिक स्टडीज, और सिविल सोसाइटी के एडवोकेसी को लेके बताया है कि इसके ऊपर चिंता है कि इसके कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। और इन्होंने जो वेबिनार में एक नोटेड एक्टिविस्ट कविता कुरुगांती, साइंटिस्ट और इकोलॉजी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को एक जगह लाए, और उन्होंने सावधानी बताया कि जल्दी जल्दी नहीं है जीन एडिटेड क्रॉप्स को आप रोल आउट करो विदाउट बायोसेफ्टी असेसमेंट्स। आप इसका दुष्प्रभाव को अच्छे से देखो, उसके बाद ही इसको क्लियर करो। तो सही बात है, हर नया चीज को हमको पहले से। फिर डॉक्टर कृतिका यज्ञा, बायोटेक्नोलॉजिस्ट फॉर्मली एफिलेटेड बाई सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी अन्ना यूनिवर्सिटी, एक कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट है कृतिका यज्ञा, उन्होंने कहा कि जीनोम एडिटिंग, जैसे जीन से आप राइस में अगर ये करो, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेट शॉर्ट पैलियनरेपिक रिपीट्स, क्रिस्पर क्रिस्पर सुना होगा वो। हम तो ये भी सुने हैं कि कोई भी इतना इजी टेक्नोलॉजी है, इसका बच्चे का खिलौना ही जैसा है, कि हाई स्कूल का बच्चा भी इसको कुछ भी कर सकता है, ये जीन टेक्नोलॉजी से क्रिस्पर। सुना है अपने को, तो आजकल बहुत पीछे हो गए अपन। उन्होंने कहा है, जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है डॉक्टर कृतिका ने कहा है कि इतना प्रिडिक्टेबल नहीं है कहाँ से कहाँ जाएगा। मेरे को लगता है मैथमेटिकल मॉडल जैसा है, किस तरफ जाएगा, थोड़ा इधर से तो हुआ। तो उन्होंने ये कहा है कि ये टेक्नोलॉजी है तो लगता है काफ़ी ये है, पर इतना प्रिडिक्टेबल नहीं है। हम दावे के साथ नहीं कहते कि ये सही रास्ते में ही जाएंगे, इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। और काफ़ी डिटेल प्रेजेंटेशन किया है उन्होंने, और बोला है कि इसका हमको हाईलाइट एविडेंस आ रहे हैं
दैट इससे लार्ज स्केल जेनेटिक डैमेज हो सकता है, एक इकोसिस्टम में डैमेज हो सकता है। और कई स्टडीज उन्होंने पेश किए, और ऑफ टारगेट म्यूटेशंस, कुछ दूसरे म्यूटेशंस हो जाते हैं, हम कुछ उसमें जीन में सेल को मैसेज दे रहे हैं, कुछ गलत मैसेज भी चले जाते हैं, जैसे हम बातचीत में करते हैं, कोई बोलते हैं कोई दूसरा सुनता है, तो ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी हो सकता है। और उसमें रीअरेंजमेंट हो जाएंगे जेनेटिक, और इससे क्या रिस्क से, और हमको बहुत अच्छे से जांच करना चाहिए, एग्जिस्टिंग जीएमओ नॉर्म्स को भी फिर से रिवाइज करना चाहिए। एग्जिस्टिंग जीएमओ नॉर्म से एग्जाम्पशन नहीं देना चाहिए। अभी जैसे बताया ना, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइस एडिटेड जल्दी से पास किया एक्सेप्शन देके, तो बोला ऐसे इतना जल्दी हमको जीएमओ जो नॉर्म्स है, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड के कुछ नॉर्म्स होंगे, इतने जल्दी एक्सेप्शन लेना चाहिए। और भी दो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, सौमिक बनर्जी, उन्होंने कहा सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस जीन एडिटेड राइस वैरायटीज भी देखना चाहिए, कि इसका जो सोशल इम्पैक्ट होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस चेंज होगा, हर प्लांट के साथ एक बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है। और इस टेक्नोलॉजी, इंडिया का जो अपना डाइवर्सिटी है, सीड डाइवर्सिटी है हमारा, बहुत बोटानिकल है, इसके साथ इंटरफियर कर सकता है। और ये खाली साइंटिफिक रिस्क नहीं है, बट ये एग्रीकल्चर प्रैक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी नॉलेज सिस्टम्स को भी अफेक्ट करेगा, जो एस्टेब्लिश्ड हमारे ये है उसको भी अफेक्ट करेगा। दिस पब्लिक कंसर्न सेज जीएम फ्री इंडिया इज इन अ डिटेल नोट रेजोनेट विद माउंटिंग इंटरनेशनल साइंटिफिक फाइंडिंग्स। Research by Kosiki et al. And Hodger, दो तीन साइंटिस्ट हैं, demonstrated that CRISPR genome editing can result in extensive deletions, insertions and chromosomal damage in human and animal cells। ये देखो, ये बहुत ही चिंता वाली बात है। ये जो भी है जीन का, इससे एक्सटेंसिव अगर एडिटिंग करेंगे, हम जीन डालेंगे, तो हमारे बॉडी के एनिमल सेल्स और ह्यूमन सेल्स में भी चेंजेस आ सकते हैं, और प्लांट्स में भी चेंजेस आ सकते हैं, टोमेटो में चेंजेस आ सकते हैं, क्रॉप बायोकेमिस्ट्री एंड फूड सेफ्टी में। तो ये बहुत ही मतलब एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। जो भी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, हमारा तो यही कहना है, इसको बहुत ही धीरे धीरे सोच के टेस्ट करके बिफोर क्विक ये देखे। तो यूएचओ वही कहता है कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, हमको थोड़ा प्रिकॉशन से चलना चाहिए। इतने पावरफुल टेक्निक को रिगरस, ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट रिसर्च होना चाहिए। अपने वही साइंटिस्ट जो डेवलप कर रहे हैं, उन्हीं साइंटिस्ट की बात से हमको नहीं जाना चाहिए, हमको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, उनका नजरिया नैरो हो जाता। तो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होना चाहिए, और यही हमारा यही मत है। और जीन में आखिरी हमारा जो है, अभी जो रिसर्च चल रहा है कि हम अभी सांस में ले लेंगे एमआरएनए दवाई और एमआरएनए वैक्सीन्स, और स्टडी भी छपा है, स्टडी इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, steps towards making inhalable mRNA medicine a possibility. Researchers outline the improved lipid polymer, lipid nanoparticle, काफी खेल हो रहा है mRNA होल्डिंग एमआर, और लिपिड नैनो पार्टिकल से ही काफ़ी प्रॉब्लम कई रिसर्च में आए। ये बोलते हैं लिपिड नैनो पार्टिकल में एमआरएनए स्टेबल हो जाएगा, उसको नेबुलाइज करेंगे, और वेपर सक्सेसफुली डिलीवर्स एरोसॉल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स डालेंगे। ये अभी एनिमल स्टडीज चल रहा है, और उन्होंने लेबोरेटरी एनिमल्स में ये किया है, और बाद में ह्यूमंस में भी ये उनका प्लान है। तो वही हम कह रहे थे कि हम खाएंगे जीन, हम सांस लेंगे, ईट टॉक स्लीप, इंग्लिश वाली बात है, तो यहाँ इंग्लिश की जगह हम जीन जीन चारों तरफ रहेगा, और हमारे अंदर का जीन का क्या होगा अल्लाह जाने या खुदा जाने। और आखिरी में हमारा एक है कि निमांस का एक रिपोर्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बेंगलोर में जो है, बेंगलुरु, वहाँ पे कई शोधकर्ता ने जो वहाँ बड़े टॉप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, नर्व्स डैमेज, ये डैमेज, सीरीज ऑफ क्लिनिकल स्टडीज, एपेक्स इंस्टीट्यूट एसोसिएशन मिला उनको कोविड-19 वैक्सीन एंड दिस डिसऑर्डर्स, एंड ऑल्सो कम मात्रा में वायरल इन्फेक्शन से, कोविड वायरस से कम मात्रा में है, पर उनको ये फिक्र है कि कोविड वैक्सीन से ज़्यादा ऐसे पाए गए। मार्च 2020 से लेके सितंबर 2020 में उन्होंने हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स 3200 पेशेंट्स के देखे हैं, और जिनको की बीमारी थे नर्व्स के, न्यूरोलॉजिकल बीमारी थे, उनमें से 3%
3.75, 120, 3.75, 100 में से 3-4 लोगों को इन्फेक्शन के बाद हुआ था वायरल। और पर उनका फिक्र यह है कि 25% लोगों को वैक्सीन लेने के बाद हुआ था। तो आप देख रहे हैं वहाँ 3-4% हुआ था इन्फेक्शन के बाद। और उसके बाद दूसरा एक स्टडी किया मई से दिसंबर 21 में, वहाँ 116 पेशेंट को देखा जिनको इस टाइप के डिसऑर्डर थे, क्योंकि बाद में वैक्सीन आ गया था। तो 2021 में जो स्टडी किया, पहले 2020 में किया था, उसमें इन्फेक्शन 20 में जो हुए थे उस टाइम, देखिए उस टाइम वैक्सीन नहीं आया था। तो उस टाइम भी ऐसे आए थे कुछ केसेस, 3% करीब आए थे, 3 से 4%। मार्च और सितंबर 2020 में, मार्च और सितंबर 2020 में वैक्सीन नहीं आया था। उस टाइम 3 से 4%, 100 में 3-4 केसेस आ रहे थे जिनको कि कोविड होने के बाद ऐसे निरो स्मेल नहीं आना है, वो सबको हमको मालूम है, स्मेल नहीं आ रहा, कभी बेल्स पैल्सी। पर ये बता रहे हैं कि जब वैक्सीन रोल आउट हुआ मई और दिसंबर 2021, उन्होंने 116 पेशेंट मिले जिनको ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे। उनमें से 25% को वैक्सीन लेने के बाद हुआ। तो उसमें 3%, तो ये मैंने वैक्सीन का कई गुना ज्यादा उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मिले। डीमाइलेशन इंडिकेटिंग इम्यून मीडिएटेड डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज था। और की फाइंडिंग्स इंडिकेटेड 29 जो केसेस उनको मिले, 27 ने कोविशील्ड लिया था और 2 ने कोवैक्सीन लिया था। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में गिलन बारे भी आ जाता है, स्ट्रोक भी आ जाता है, पार्किंसोनिज्म आ जाता है, मूवमेंट डिसऑर्डर, स्मेल, कई नर्व्स के जो है, क्योंकि ब्रेन में इफेक्ट होता है, नर्व और हमारे नर्व्स में इफेक्ट होता है। और ये हम एक और हम यूएचओ की तरफ से हमने पहले भी शोध करके बताए थे कि ये ये जो नर्व डैमेज और ब्रेन क्लॉट्स या ये जो ये हमेशा प्रॉब्लम रहा एस्ट्रोजेनेका का, एपिलेप्सी, कन्वल्सन्स, ये सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मिर्गी जैसा, ये प्रॉब्लम हमने बताए थे पहले भी, और हम रेफरेंस भी, लिंक भी दे रहे हैं। जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में जो यूएसए में जो एस्ट्राजेनेका, जो कि हमारे नाम से कोविशील्ड, हमारे यहाँ कोविशील्ड के नाम से ये हुआ है, तो वो जब ट्रायल चल रहे थे तो पार्टिसिपेंट्स को भी ऐसे आए थे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। काफी, कई लोग कुछ सीवियर भी है, पैरालिसिस वगैरह। तो उसमें एस्ट्राजेनेका में लाइसेंस नहीं मिला यूएसए को, क्योंकि ट्रायल के दौरान ही हो गया था। और यूरोप में भी करीब बहुत सारे कंट्रीज ने इसको रोक दिया था। तो यूरोप में बहुत सारे देश थे जिन्होंने पर्टिकुलरली यंगर लोगों को ये एस्ट्राजेनेका हॉल्ट कर दिया था। और अल्टीमेटली फिर हमको मालूम है कि बाद में तो मैन्युफैक्चरर ने खुद ही विड्रॉ कर लिया इसको, क्योंकि यूके में इसके अगेंस्ट कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, क्लॉटिंग से इससे ब्रेन में, और न्यूरोई का सिम्टम ज़्यादा होते हैं, पर्टिकुलरली वुमेन में ज़्यादा होते हैं कोविशील्ड से। और आईसीएमआर ने तो हार्ट वाला क्लियर कर दिया, पर वो और अच्छा स्टडी करना चाहिए हमारे मत में। तो इन्होंने जो निमांस ने बोला, यूएचओ ने फिर हमने अपनी तरफ से भी एक रिकमेंड किया है कि हमको ओरिजिनल ट्रायल रिजल्ट्स वैक्सीन के, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी है, हमको ओरिजिनल जो आरसीटीज की है, लॉन्ग टर्म वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड जो कंट्रोल ग्रुप है, उसका हमको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए। और आईसीएमआर का स्टडी जो आरसीटी, जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया था, उसको परमिट डोमेन में डालना चाहिए। ये सब केस कंट्रोल है का, कंट्रोल ने भी वैक्सीन लिया, केसेस ने भी लिया, उससे कैसे पता चलेगा वैक्सीन का एसोसिएशन, जो बार बार बताया जाता है ना, आईसीएमआर ने बता दिया सडन डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक नॉट रिलेटेड टू वैक्सीन। हमको नहीं मालूम, नहीं भी हो भी सकता, पर स्टडी अच्छा होना चाहिए। अगर स्टडी अच्छा नहीं है तो हमको विश्वास कम हो जाता है। और उसमें आप कोई भी देख सकता है उस स्टडी को, पर वो उसमें सडन डेथ वाले लिए और जो कंट्रोल लिए वो भी मोहल्ले से लिए, तो वो भी वैक्सीनेटेड रहेंगे, तो उससे थोड़ी पता चलेगा दोनों को भी वैक्सीनेटेड है, तो वैक्सीन का एसोसिएशन कैसे पता चलेगा। पर और हमने कई ऐसे रिकमेंड है कि मास वैक्सीनेशन का कोई, हमारे देश में जब तक रोल आउट किया काफ़ी लोगों को एंटीबॉडीज आ गए थे, साइंटिफिकली शायद ज़रूरत भी नहीं था।
तो ये जरूरी इसलिए, अभी जो हो गया सो हो गया, अब हम निकाल तो नहीं सकते उनके इससे, पर फ्यूचर में इतना हड़बड़ाहट नहीं करना चाहिए। और हमको हर ये रिपोर्ट को सीरियसली लेना चाहिए, रेयर रेयर बोल के नहीं है। तो जब तक आप अच्छे से स्टडी नहीं करोगे तो रेयर है या नॉट रेयर है कुछ नहीं बता सकते। रेयर है भी नहीं बता सकते, रेयर नहीं है ये भी नहीं बता सकते, जब तक आप अच्छे से इसका मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होगा, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं होगा। और इन्वेस्टिगेशन ऑन सेफ्टी ऑफ वैक्सीन शुड बी डन बाय पार्टीज विदाउट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो पार्टीज ही करेंगे जिनको कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, जिनका खुद का रोल नहीं होगा। हो सकता निमांस ने इतना आगे आए, उनका शायद कोई रोल नहीं था वैक्सीन डेवलपमेंट में, आईसीएमआर का था, क्योंकि उनको रॉयल्टी मिला वैक्सीन से, दे आर पार्टनर्ड विद द वैक्सीन मैन्युफैक्चर। तो आईसीएमआर का रोल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको रॉयल्टीज मिला। निमांस का हो सकता ज़्यादा हम विश्वास कर सकते हैं उनको कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। तो हम इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। और पर हम तो चाह रहे हैं, पर ये एक रिपोर्ट हमने इसका भी लिंक दिया, निमान स्टडी का लिंक आया, उसमें स्टार्टिंग में दिया है कोविड वैक्सीन का साथ लिंक है, फिर उसका कवर अप ऑलरेडी मीडिया में चालू हो गया। दूसरा एक मीडिया का हेडलाइन आ गया, ईटी वर्ल्ड, इकोनॉमिक टाइम्स का हेल्थ वर्ल्ड है, उन्होंने कवर अप ऑलरेडी चालू किया। उन्होंने हेडलाइन दिया, कोविड में हैव कॉज्ड न्यूरो इश्यूज। उन्होंने हेडलाइन में बड़े बड़े में दे दिया कि कोविड से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, वैक्सीन का कहीं मेंशन ही नहीं है। तो ऑलरेडी ऐसा साइंस हो रहा है या प्रोपेगेंडा हो रहा है, इससे पता नहीं चलता। तो आज हमारे ये मेन मुद्दे थे। तो और आपको अगर कोई यूएचओ को सपोर्ट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, क्यूआर कोड का लिंक दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उससे आप कुछ भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे कि हम यूएचओ को थोड़ा और हम एक्टिविटीज़ बढ़ाए, उसका रिसर्च बढ़ाए। पर्टिकुलर हमारे एक्टिविटीज़ में हम रिसर्च एंड और थोड़े बहुत हमारे जो कुछ इवेंट्स हो वो हम अच्छे से कर सकें। तो धन्यवाद, आज इतना ही